नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में एक बार फिर दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव अब समाप्ति की ओर है। 4 जून को ये परिणाम आ जाएंगे और केंद्र में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है और अब तक जो भी चुनाव प्रचार हुआ है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और राजनीति देखने को मिली है। साथ ही सबके अपने अपने दावे भी सामने आए हैं। बहरहाल हम आपको वापस देश की आर्थिक स्थिति की ओर ले चलते हैं, जिसके बारे में हम लगातार आपको अवगत कराते रहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसके सरकारी आंकड़े जारी हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 यानी पिछले साल अप्रैल से इस साल मार्च तक का जो वित्त वर्ष था उसके जीडीपी वृद्धि के आंकड़े, शुरुआती आंकड़े, मतलब पहले जो आंकड़े आते हैं उनको शुरुआती आंकड़े कहते हैं। इसमें बाद में कुछ और सुधार भी होता रहता है, बदलाव भी हो जाता है। अब इसके जो संशोधित अनुमान आते हैं, फिर फाइनल आंकड़े आते हैं। तो जो फिलहाल शुरुआती आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में देश दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ, संस्थाएं और तमाम जो अनुमान सामने आए थे सबको पीछे छोड़ दिया। ये चौंकाने वाले अनुमान हैं। दरअसल 23-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि, भारत की 2023-24 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% रहने का आंकड़ा सामने आया है। वास्तविक से मतलब है कि ये जो जीडीपी का जो मूल्य है या जीडीपी की जो वृद्धि जो निकली है, ये 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, यानी 2011-12 में जो मूल्य थे उनके हिसाब से इनकी गणना, जो भी उत्पाद इस दौरान तैयार हुए हैं, जो भी सेवाएं हुई हैं, उनका जो मूल्य है 11-12 के स्थिर मूल्य पर, इसलिए उसी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। एक होती है वर्तमान मूल्य पर, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। एक होती है 2011-12, मतलब ये 11-12 का भी जो आधार है ये भी बदल जाता है, लेकिन फिलहाल इस समय जो गणना हुई है तो वो 2011-12 के मूल्य पर हुई है। तो उसके मुताबिक रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी 8.2% रही है। और ये अनुमान भारत सरकार के अनुमान से और रिजर्व बैंक का जो अनुमान है, दोनों के अनुमान से जो उन्होंने व्यक्त किए थे कि भाई इतनी रहेगी, उसके मुकाबले 1%, मतलब 1% बहुत बड़ी वृद्धि होती है। आमतौर पर तो क्या होता है कि सरकार या कोई भी संस्थान जो सरकारी होता है, वो जो घोषणा, जो अनुमान घोषित करते हैं उसके मुकाबले कम ही होता है। लेकिन ये 2023-24 ऐसा साल रहा है जिसमें तमाम जितने भी अनुमान हैं सबको मतलब पीछे छोड़ दिया। हर चीज़ में ज़्यादा वृद्धि हुई है। पिछले साल 22-23 की बात करें तो हमारी जीडीपी वृद्धि 7% थी और अब हो गई 8.2%। यानी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 1.2% ज़्यादा वृद्धि हासिल होना बहुत बड़ी बात है। 23-24 की चौथी तिमाही के आंकड़े आने थे। पहली तिमाही होती है अप्रैल मई जून, दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरी तिमाही अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथी तिमाही जनवरी फरवरी मार्च। तो चौथी तिमाही और चौथी तिमाही के साथ साथ पूरे साल के आंकड़े ये आए हैं। तो चौथी तिमाही में भी कोई कह रहा था 7.4 रहेगी, कोई कह रहा था 7.3 रहेगी, लेकिन ये रही है 7.8%। तो चौथी तिमाही के 7.8% और पहली 3 तिमाहियों के जो भी फिगर आए थे उन सब को मिला के पूरे साल की जो वृद्धि है वो 8.2% रही है, जो कि आज के इस समय में जब दुनिया तमाम तनावों से और संकट से गुजर रही है वो सबसे तेज़ वृद्धि है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद का जो मूल्य है वो कितना रहा है, 173.82 लाख करोड़ रुपए पूरे साल का। और पिछले साल कितना था, 160.71 लाख करोड़ रुपए। तो 160.71 लाख से बढ़ के ये हो गई है 173.82 लाख। तो ये जो वृद्धि है ये है 8.2%। यही आंकड़ा निकलता है। वो टोटल मूल्य कितनी वृद्धि हुई है तो उसका परसेंटेज निकल जाता है। और जीडीपी वृद्धि अगर हम वर्तमान मूल्य, जो करंट मूल्य, ये तो था 11-12 के मूल्य पे, अगर करंट मूल्य की बात करें
तो ये वृद्धि रही है 9.6, यानी जो मौजूदा मूल्य है उस पर वृद्धि है 9.6 और 11-12 के हिसाब से 8.2, तो ज़्यादा फासला नहीं है। इसका मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि ये महंगाई का ही मामला होता है कि जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा होंगे, पिछले दाम जो है कम होंगे, तो उनका कितना ज़्यादा तो उतना ही जो करंट प्राइस पे उसमें फासला हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है स्थिर मूल्य पे और मौजूदा मूल्य पे ज़्यादा फासला नहीं है। तो जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार को मापने की एक आम विधि है। ज़्यादातर देशों में यही इसी तरीके को अपनाया जाता है कि भाई इकोनॉमी का टोटल आकार कितना है, और ये किसी निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में जो तमाम वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, सेवाओं का जो मूल्य है, उसका जो है उसका कुल मूल्य होता है। तो उससे ये मतलब एक अनुमान आपके सामने आ जाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का सृजन होता है, अर्थव्यवस्था में डिमांड निकलती है तो उत्पादन बढ़ता है, और उसके बाद निवेश बढ़ता है, और निवेश जब बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था की एक पिक्चर कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, उसका रोज़गार से भी संबंध है, उसका मांग से भी संबंध है, उसका आर्थिक गतिविधियों से भी संबंध है, ये तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। जी, रिजर्व बैंक ने कहा था 7% रहेगी, सरकार ने कहा था बजट में 7.3% रहेगी, लेकिन ये आई है 8.2%। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से दुनिया में लगातार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ये वित्त वर्ष जो रहा है 23-24, अब तो 24-25 शुरू हो गया अप्रैल से, अप्रैल मई और अब जून आ गया है, लेकिन हम कर रहे हैं मार्च में जो समाप्त हुआ है 23-24। तो 23-24 में कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको देख के आप जो है आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति यानी टैक्स जो सरकार को मिलना था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना बजट में बोला गया था कि इतना मिलेगा उससे ज़्यादा मिला है। रिजर्व बैंक ने सरकार को जो लाभांश देना था, बजट में जितना बोला गया था कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, तो रिजर्व बैंक ने 23-24 के लिए सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए का लाभांश दे दिया है। लाभांश का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर आपकी कोई हिस्सेदारी है तो उस हिस्से के बराबर आपको कंपनी के मुनाफे में से आपको भी लाभांश मिलेगा। तो रिजर्व बैंक तो पूरा का पूरा सरकार का ही है, उसमें सरकार ही पूरी हिस्सेदार है। तो सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक ने अपना लाभ दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जारी जो पोस्ट है उसमें कहा है कि चौथी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था में जारी तेज गतिविधियों को दर्शाती है, और ये और भी तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। देश में जो मेहनत कर रहे हैं लोग, उसका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23-24 में 8.2% की वृद्धि दर्शाती है कि भारत दुनिया में लगातार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी तिमाही में 7.8% और पूरे साल में 8.2% की वृद्धि पर कहा है कि ये उल्लेखनीय आंकड़ा है, और ये भारत को दुनिया में सबसे टॉप पर ले जाता है, सबसे ऊपर रखता है। 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र की 9.9% वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र यानी कल कारखाने, जो भी कारखानों में उत्पादन होता है उसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। चाहे वो कारों का उत्पादन हो रहा है, चाहे कोई दूसरी चीज़ों का हो रहा है, पैकेट बंद चीज़ें निकल रही हैं, तमाम जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं, तो उसमें 9.9%, और खनन और उत्खनन क्षेत्र में भी 7.1% की वृद्धि का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और तेज़ी से आगे बढ़ने का जो रुझान जो है बना रहेगा। सबसे अहम बात है कि जीडीपी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर मूल्यों पर, जो जीडीपी है उसमें निजी क्षेत्र की जो खपत है, निजी क्षेत्र में जो भी कारोबार हो रहा है उसकी हिस्सेदारी 55.8% रही है जीडीपी में स्थिर मूल्य पर। वहीं सरकारी खपत की हिस्सेदारी 9.5%, और सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो होता है, सड़कें बन रही है, पुल बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो भी पूंजी खड़ी हो रही है उसका है 33.5% हिस्सा रहा है। निर्यात का जीडीपी में हिस्सेदारी 22.7% और आयात की 25%। तो ये पिछले 2 सालों में किसी में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और किसी में थोड़ी सी
गिरावट आई है। इसके साथ ही सकल मूल्यवर्धन GVA इसके भी आंकड़े जारी हुए हैं। GDP सकल घरेलू उत्पाद, तमाम उत्पाद और सेवाएं, GVA सकल मूल्यवर्धन यानी किसी रॉ चीज़ में कितना मूल्यवर्धन होता है, उसकी शुरुआती दाम और जो आखिरी दाम है उसके बीच का जो अंतर होता है, उससे भी जो है इसकी एक तरह की गणना की जाती है कि अर्थव्यवस्था में कितना विस्तार हो रहा है। तो ये वृद्धि रही है 7.2%, GDP की 8.2 और GVA की 7.2% और आखिरी तिमाही में 6.3%। महंगाई का आंकड़ा 5% से नीचे चल रहा है और आने वाले महीनों में इसके और नीचे आने की उम्मीद है, क्योंकि इसका कहा गया कि मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मानसून अच्छा रहेगा तो हमारा फसली उत्पादन अच्छा होगा, कृषि उत्पादन अच्छा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी आय बढ़ेगी और फिर दूसरी तरह की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। बेरोजगारी की बात विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने अभी जो साक्षात्कार दिया कई टीवी चैनल को, अखबारों को, उसमें उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी की दर 3.2% के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर आ गई है। बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2%। तो ये रोजगार के मामले में भी उनका एक जवाब सामने आया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल, जो कि अभी चुनाव हुए हैं तो मान रहे हैं कि तीसरा उनका होगा, कि तीसरे कार्यकाल में भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी पाँचवीं बड़ी है तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। शेयर बाजार का जो सेंसेक्स है 75,000 अंक के आसपास घूम रहा है और चुनाव परिणाम आने के बाद ये फिर अपनी चाल पकड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो बेहतर बनी हुई है। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम पहलुओं के बारे में उसने ब्यौरा दिया है और आगे आने वाली स्थिति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले दशक के दौरान तेज विकास के लिए जो है तैयार है, उसकी ज़मीन एक तरह से तैयार हो चुकी है जो देश में इस समय स्थिति है। और तीव्र विकास में भारत को उसका जनसांख्यिकीय और प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा, यानी भारत की जनसंख्या का जो स्वरूप है उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है तो उसका लाभ मिलेगा। और जो कंपटीशन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ रही है, उसका भी इसको लाभ मिलेगा। तो ये इसके साथ ही हम ये वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखते हैं, व्यू तो आते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो संख्या तेज़ी से बढ़ाने में आप हमारा सहयोग करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी इसमें प्रकट करते रहें, तो इसका हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ ही सभी दर्शकों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।